डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हमें विज्ञान के 10 महत्वपूर्ण वैकल्पिक प्रश्नों को समझेंगे जो अक्सर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। इस वीडियो में बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री तीनों से संबंधित क्वेश्चन हैं। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, डीएनए का पूरा नाम है। आप सब जानते हैं कि हमारी जो शरीर में कोशिकाएं हैं, जितने भी सजीव हैं उनका शरीर कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। जैसे यहाँ मैं डायग्राम में कुछ कोशिकाएं बना रहा हूँ। ये अपने हाथ, पैर या शरीर के किसी भी अंग की कोशिकाएं हो सकती हैं। हमारे शरीर में 2 प्रकार की कोशिकाएं हैं। एक तो कायिक कोशिका, जो हाथ पैर हमारे जो कायिक भाग हैं, और जो जनन अंग हैं उनमें पाई जाने वाली कोशिकाएं जनन कोशिकाएं कहलाती हैं। कायिक कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या मनुष्य की बात की जाए तो 46 हैं, जबकि जो जनन अंग के अंदर जनन कोशिकाएं हैं, जिनसे नर युग्मक बनता है और मादा युग्मक बनता है, उनमें गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है, 23 हो जाती है। अब जैसे मान लीजिए एक कोशिका है, कोशिका में केंद्रक पाया जाता है, और हमारे शरीर के अंदर जो आरबीसी है, आरबीसी यानी कि लाल रुधिर कणिकाएं, इनके अंदर केंद्रक नहीं पाया जाता है। जब ये उत्पन्न होती हैं, आरबीसी का निर्माण आप सभी जानते हैं कि हमारी जो अस्थियां हैं, उन अस्थियों के मध्य जो अस्थि मज्जा भरा होता है, उन अस्थि मज्जा से आरबीसी का निर्माण होता है। आरबीसी का जीवन काल 120 दिन होता है, लेकिन जब ये उत्पन्न होती हैं तो उस समय तो इनमें केंद्रक पाया जाता है, परंतु जब ये मेच्योर हो जाती हैं, परिपक्व हो जाती हैं, तब इनसे केंद्रक लुप्त हो जाता है। तो हम बात कर रहे थे कि कोशिकाओं में केंद्रक पाया जाता है, और केंद्रक के अंदर जो है वो गुणसूत्र होते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ एक गुणसूत्र को दिखा दिया, 46 गुणसूत्र हैं, और हमारे प्रत्येक कायिक कोशिका में 46 गुणसूत्र हैं। चाहे वो हाथ के या पैर के अंगूठे की कोशिका ही क्यों ना हो, प्रत्येक कोशिका में 46 गुणसूत्र हैं कायिक कोशिका में। और हमारे शरीर में अरबों कोशिकाएं हैं। एक गुणसूत्र के ऊपर एक डीएनए इस प्रकार से लिपटा हुआ होता है। ठीक है, डीएनए जो है, इस डीएनए के अंदर मुख्य रूप से 3 चीजें होती हैं, 3 प्रकार के पदार्थों से मिलकर बना होता है। एक तो इसमें होता है राइबोज शर्करा, ठीक है, दूसरा इसमें होता है नाइट्रोजन क्षारक, और तीसरा होता है फॉस्फेट ग्रुप। तो यहाँ जो डीएनए है, इसका पूरा नाम जो है वो है डिऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ये इसका सही आंसर है। तो देखिएगा, ये इसका नाम डिऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड क्यों पड़ा। एक चीज और, न्यूक्लिक एसिड 2 प्रकार का होता है, एक तो डीएनए और दूसरा होता है आरएनए। न्यूक्लिक एसिड नाम क्या, न्यूक्लिक यानी कि न्यूक्लियस, और एसिड का मतलब इसकी प्रकृति अम्लीय होती है। ठीक है, तो ये जो डीएनए है और आरएनए है, उसे न्यूक्लिक एसिड कहा जाता है। अब हम बात करेंगे कि इसका नाम डीऑक्सी राइबो क्यों पड़ा। देखो, राइबो जो है एक राइबोज शर्करा है। शर्करा क्या है, कार्बोहाइड्रेट होती है, और कार्बोहाइड्रेट जो है, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, कार्बोहाइड्रेट जो है वो मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड, मोस्टली हम मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड ही पढ़ते हैं। मोनोसेकेराइड का मतलब है जिसमें यानी कि एक अणु हो। ठीक है, जैसे मोनोसेकेराइड की भी कई प्रकार हैं, ट्रायो शर्करा, टेट्रोज, ठीक है, पेंटोज, हेक्सोज। तो यहाँ ट्राई का होता है 3, जिसमें कार्बन की संख्या 3 हो। ठीक है, और इसका अनुपात जो है वो हमें पता है, कार्बोहाइड्रेट में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन होता है, इसमें 1:2:1 के अंदर ये पाए जाते हैं। तो ट्रायोज के लिए मैंने कार्बन 3 ले लिया, तो हाइड्रोजन 6 होंगे, ऑक्सीजन 3 होंगे। टेट्रोज के लिए 4 ले लेंगे अपन, C4, ठीक है ना, H8 और O4। अनुपात हमेशा 1:2 ये होगा। पेंटोज शर्करा, ये जो पेंटोज शर्करा है, यही राइबोज शर्करा होती है। पेंटोज का मतलब 5 कार्बन, जिसमें कार्बन 5 हो,
C5H10 और O5, ये पेंटोस शर्करा है। हेक्सोज, हेक्सा का मतलब होता है 6, पेंटा का मतलब 5 है, हेक्सा का मतलब 6। जैसे C6H12 है, O6, ये हेक्सो शर्करा है। अनुपात ये रहेगा 1:2:1 और 1, यानी कि कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात 1:2:1 होगा। तो ये हेक्सो जो शर्करा है ये क्या है, ये ग्लूकोज है, ये ग्लूकोज का फार्मूला है। वैसे ही यहाँ पर ये जो पेंटो शर्करा है 5 कार्बन वाली, इसका एग्जाम्पल है राइबोज शर्करा। जिस प्रकार से हेक्सोज का एग्जाम्पल ग्लूकोज है, वैसे ही पेंटोज का राइबोज है। अब देखिए मैं राइबोज शर्करा की संरचना बना रहा हूँ। राइबोज शर्करा का फार्मूला क्या था, C5H10 और O5। ये हमारे डीएनए के अंदर पाया जाता है राइबोज शर्करा। मैंने बताया था डीएनए में 3 चीजें होती हैं, नाइट्रोजन क्षारक, फॉस्फेट ग्रुप और राइबोज शर्करा। तो ये जो राइबोज शर्करा है, मैं इसकी संरचना बना रहा हूँ। यहाँ पर एक ऑक्सीजन ले लिया मैंने, ठीक है ना। यहाँ ये जो आपको कॉर्नर दिखाई दे रहा है, यहाँ एक कार्बन है, ठीक। यहाँ दूसरा कार्बन है, मान लीजिए ये तीसरा कार्बन हो गया, और ये चौथा कार्बन। एक कार्बन ऊपर जुड़ा होता है, यानी कि CH2 और OH होता है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर एक H और OH, यहाँ पर भी एक H और OH, ठीक है। इस प्रकार से यहाँ पर भी H और OH होते हैं। देखिए काउंटिंग करेंगे, कार्बन कितने होने चाहिए, 5। एक कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, चौथा कार्बन और 5वां कार्बन ये रहा। कार्बन 5 हो गए, हाइड्रोजन 10 है। काउंटिंग करते हैं, 1 2 3 4, ये 5 6, यहाँ पर ये CH2OH है, ये रहा 7 8, और ये OH जो है, इस प्रकार से 9 हुए। तो देखिए अपन दोबारा काउंट करते हैं इसको। एक हाइड्रोजन यहाँ इसमें यहाँ पाया जाता है, ये CH2OH यहाँ पर है, ये हाइड्रोजन, 10 हाइड्रोजन हो गए। यहाँ ये O5, देखिए ऑक्सीजन 5 कहाँ है, 1 2 3 4, और ये 5वां ये रहा, ठीक है। अब देखिए होता क्या, ये राइबोज शर्करा है। ये कार्बन नंबर 1 है, ये कार्बन नंबर 2 है, ये कार्बन नंबर 3, ये कार्बन नंबर 4, ये कार्बन नंबर 5वां। कार्बन नंबर 2 से एक ऑक्सीजन, ये जो ऑक्सीजन है ये यहाँ से डिलीट हो जाता है या डिक्रीज हो जाता है। नाम क्या है, डिलीट होना या डिक्रीज, तो DE है ना। क्या डिलीट हुआ, क्या यहाँ से हटा, हटने को या रिमूव होने को अपन डिलीट या डिक्रीज भी कहते हैं। डिक्रीज का मतलब होता है कम होना, तो DE से इंडिकेट कर देंगे। क्या कम हुआ, ऑक्सीजन, तो OXY, ठीक है। डिलीट हुआ, डिक्रीज हुआ, क्या हुआ, ऑक्सीजन हुआ, किससे हुआ, राइबोज शर्करा से। तो नाम क्या पड़ जाएगा, डीऑक्सी राइबो, ठीक है। इसका नाम डीऑक्सी राइबो क्यों पड़ा, क्योंकि जब राइबो जो शर्करा है उससे डिलीट हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है क्या, ऑक्सीजन, इसलिए नाम है इसका डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। न्यूक्लिक एसिड 2 प्रकार के होते हैं। आरएनए में क्या होता है, राइबो न्यूक्लिक एसिड, यानी कि यहाँ पर ये ऑक्सीजन मौजूद रहेगा आरएनए के अंदर, तो उसका नाम हो जाएगा राइबो न्यूक्लिक एसिड, यानी कि आगे वाला ये नाम इतना रहेगा, राइबो न्यूक्लिक एसिड RNA। क्लियर, ये हो गया डीऑक्सी राइबो, क्योंकि राइबो से, जो राइबो शर्करा है उससे डिक्रीज हो रहा है, क्या डिलीट हो रहा है, ऑक्सीजन का एक मोलिक्यूल, कार्बन नंबर 2 से होता है। तो ये हमने विस्तार से पढ़ा कि डीएनए जो है उसका नाम क्या है, और ये वास्तव में इसका नाम डीएनए क्यों पड़ा, इसको डीएनए क्यों कहते हैं, वो समझा। चलिए फिर आगे अपन बात करते हैं, किस रोग का वाहक मच्छर नहीं है। देखिए हम जानते हैं कि रोग कई प्रकार के होते हैं। कुछ रोग आनुवंशिक होते हैं जो माता पिता से संतान में पहुंचते हैं। कुछ रोग ऐसे होते हैं जिनका संचरण नहीं होता, जो व्यक्ति तक ही सीमित रहते हैं, जैसे कैंसर है, ठीक है। इसके अलावा अन्य और भी रोग हैं। कुछ रोग ऐसे होते हैं जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ट्रांसमिटेड होते हैं, पहुंच जाते हैं। तो यहाँ पर ये जो रोग है इनको पहुंचाने का काम एक वाहक के द्वारा होता है। वो वाहक क्या है, मच्छर हो सकते हैं, मक्खी हो सकते हैं, है ना। वाहक एक माध्यम है जो रोग को एक रोगी से स्वस्थ व्यक्ति तक पहुंचाता है। तो यहाँ पर ये पूछ रहा है कि किस रोग का वाहक मच्छर नहीं है, यानी कि मच्छर के द्वारा मच्छर जो वाहक है वो किन किन रोगों में वाहक का काम करता है। तो मलेरिया के अंदर तो होता ही है, कन्फर्म है,
ठीक है। दूसरा डेंगू के अंदर होता है, आपने सुना होगा डेंगू, हड्डी तोड़ बुखार जिसको कहते हैं, और फिलपाव का भी वाहक मच्छर है। जो टाइफाइड रोग है इसका वाहक होती है घरेलू मक्खी। ठीक है, तो चलिए अपन यहाँ से इसका जो सही आंसर है वो टाइफाइड होगा। टाइफाइड का वाहक मच्छर नहीं है, घरेलू मक्खियां हैं। हम एक एक के बारे में विस्तार से देखते हैं। पहला है मलेरिया। मलेरिया का वाहक आप सभी जानते हो, मादा एनाफिलीज मच्छर है। ठीक है, और ये जो मच्छर है ये आपको पता है कि गंदे पानी में अपने लार अंडे देते हैं, उनसे फिर लार्वा अवस्था आती है और उसके बाद में ये वयस्क मच्छर बनते हैं। यहाँ दूसरा जो रोग है वो है टाइफाइड। टाइफाइड का अन्य नाम मोती झरा या मियादी बुखार या अंतरसोथ या भाव या गैस्ट्रोइनेटेरेसिस। इसका वाहक जो है वो घरेलू मक्खी है। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो है डेंगू। डेंगू बुखार जिसको कहते हैं, हड्डी तोड़ बुखार या पेट जबर भी कहते हैं। इसका वाहक होता है मादा एडीज इजिप्टाई मच्छर। तो आपको याद करना पड़ेगा, एडीज मच्छर या पूरा नाम है एडीज इजिप्टाई मच्छर, ये भी मादा होती है। इसे टाइगर मच्छर के नाम से भी जाना जाता है। क्लियर। और चौथा जो रोग है वो है हाथी पांव, यानी कि पैर जो है वो हाथी की तरह फूल जाता है, मोटा हो जाता है, हाथी के जो पैर होते हैं उसकी तरह, या इसको फील पांव भी कहते हैं, या इंग्लिश में इसको फाइलेरियो सीएडीज भी कहते हैं, फाइलेरियो सीसीडीज भी कहते हैं। इसका वाहक होता है क्यूलेक्स मच्छर। मच्छर का नाम है क्यूलेक्स मच्छर। ये सिर्फ यहाँ पर वाहक की बात हो रही है, रोगजनक की बात नहीं हो रही। जैसे मलेरिया का रोगजनक जो है प्लाज्मोडियम होता है, ठीक है, लेकिन इसका वाहक क्या है, वो मच्छर होता है। एक मच्छर रोगी व्यक्ति को काटता है, उसका खून, यानी कि उस खून में जो प्लाज्मोडियम है रोगी व्यक्ति के खून में, वो स्वस्थ व्यक्ति को जब मच्छर काटेगा तो वो प्लाज्मोडियम स्वस्थ व्यक्ति के रोग में छोड़ देगा, शरीर में छोड़ देगा, जिससे स्वस्थ व्यक्ति भी रोगग्रस्त हो जाता है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी विशेषता मटर के एक पौधे में अप्रभावी होती है। देखिए मेंडल का जो चैप्टर है आनुवंशिकी, आनुवंशिकता वाले टॉपिक से आपने छोटी क्लासों में खूब पढ़ा होगा। और यहाँ जो अपन क्वेश्चन देख रहे हैं सारे सेकेंडरी लेवल के ही क्वेश्चन हैं। तो निम्न में से कौन सी विशेषता मटर के एक पौधे में अप्रभावी है। मेंडल ने जो प्रयोग किए थे, मेंडल को आनुवंशिकी का जनक भी कहा जाता है। पूरा नाम है ग्रेगर जोहन मेंडल। ग्रेगर एक उपाधि है, ये चर्च के अंदर पादरी का काम किया करते थे, इसलिए इनको ग्रेगर कहा गया। तो हम यहाँ मेंडल ने जो मटर के 7 जोड़ी लक्षणों पर प्रयोग करके जो निष्कर्ष निकाले, जो नियम दिए, तो उन्होंने कौन कौन से मटर के पौधे के जो 7 जोड़ी लक्षण लिए थे। एक बात और, मटर का जो वनस्पति की यहाँ वैज्ञानिक नाम है वो है पाइसम सेटाइवम। और ये जो प्रयोग किया गया था मटर के ऊपर, ये उद्यान मटर है। उद्यान मटर यानी कि गार्डन पी, जिसको गार्डन में बगीचे में लगा सकते हैं। तो मेंडल ने उद्यान मटर पे प्रयोग किए थे जिसका नाम पाइसम सेटाइवम है। तो चलिए अपन बात करते हैं कि मेंडल ने जो प्रयोग किए थे 7 जोड़ी लक्षणों के ऊपर, उनके अंदर कौन कौन से लक्षण तो प्रभावित थे और कौन से अप्रभावी है। चलिए अपन उन्हें देखते हैं। यहाँ आपको एक टेबल के अंदर दिखाई दे रहा होगा कि पादप की ऊंचाई है ना, ये लंबा है तो ये प्रभावी है, और बोना है तो अप्रभावी है। तो आपको केवल ये थोड़ा ध्यान रखना है कि कौन सा लक्षण प्रभावी होता है और कौन सा अप्रभावी होता है। और आप जानते हैं कि लक्षणों का नियंत्रण जीन के द्वारा होता है। जीन कहाँ होते हैं, डीएनए के टुकड़े जो एक लक्षण का नियंत्रण करते हैं वो जीन कहलाते हैं। जैसे पुष्प की स्थिति अक्षीय तो प्रभावी, अग्रस्त तो अप्रभावी। ये 7 लक्षण आपको याद करने की कई बार क्वेश्चन यहाँ से आ जाता है कि मेंडल द्वारा प्रयोग में लिए गए मटर के ऊपर जो 7 जोड़े लक्षण है उनमें से कौन सा एक है या कौन सा नहीं है। तो आपको कौन कौन से लक्षण लिए थे ये सारणी आप 2-3 बार ध्यान से देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगी। इसी को थोड़ा अपना और देखें विस्तार से आसानी से समझने के लिए। तो देखिएगा लक्षण, और ये प्रभावी और ये अप्रभावी। जैसे बीज की आकृति, बीज यदि गोल है, गोलाकार बीज जो लक्षण प्रभावी होगा। झुर्रीदार बीज, झुर्रीदार का मतलब क्या हुआ, यानी कि बीज टेढ़ा मेढ़ा ऐसा है, बिल्कुल गोल नहीं है, तो झुर्रीदार कैसा लक्षण है, अप्रभावी। यानी कि इधर इस रो में ये सारे के सारे
इस कॉलम के अंदर आपको दिख रहे हैं प्रभावी हैं और इस कॉलम में अप्रभावी हैं। फिर बीज का रंग यदि पीला है तो प्रभावी और हरा है तो अप्रभावी। पुष्प का रंग यदि बैंगनी है तो प्रभावी है, पुष्प यदि सफेद है मटर का तो वो अप्रभावी लक्षण है। परिपक्व फली क्या करती, यदि फूली हुई फली है तो प्रभावी है और संकीर्णित यानी कि फली जो है वो ऐसे है, संकीर्णित है, पिसकी हुई है, तो ये अप्रभावी होगा। इसी प्रकार से अपरिपक्व फली का रंग, कच्ची फली यदि हरी है तो प्रभावी है और कच्ची फली यदि पीले रंग की है तो अप्रभावी। पुष्प की स्थिति अभी जो टेबल में आया था, कक्षीय, कक्षीय का होता है यानी कि साइड में यहाँ, ठीक है, लेटरल जिसको कहेंगे, वहां फूल लगते हैं। और अग्रस्त, अग्रस्त बोल दीजिए या शीर्षस्थ बोल दीजिए, ठीक है, यहाँ ऊपर ऊपर जो फूल लगते हैं टॉप में तो उसे अपन अग्रस्त कहते हैं, ये अप्रभावी होता है और कक्षीय वाला प्रभावी होता है। और अंतिम जो है वो है पादप की ऊंचाई, यदि लंबा पौधा है, टाल प्लांट है तो ये प्रभावी, और बोना पौधा है, ड्वार्फ है तो ये अप्रभावी कहलाता है। तो इस प्रकार से हमने इस सारणी को ही चित्र के माध्यम से समझा कि कौन से लक्षण प्रभावी और कौन से अप्रभावी हैं। तो चलिए अपन यहाँ अपना जो टॉपिक है, क्वेश्चन है, उसमें देखते हैं कि अप्रभावी लक्षण कौन सा है। तो यहाँ एक बात मैं आपको बता दूं कि जो अपने 7 जोड़े लक्षण जो अभी पढ़े थे उनमें जो हरी फली है ये प्रभावी है, गोल बीज भी प्रभावी था और पीले रंग के बीज भी प्रभावी थे। झुर्रीदार जो बीज है ये अप्रभावी लक्षण है, ठीक है, ये इसी का था विपर्यासी लक्षण, गोल बीज का, झुर्रीदार वाला। तो इस प्रकार से यहाँ पर मटर के जो लक्षण है वो हमने समझे। अगला क्वेश्चन जो है जैव प्रौद्योगिकी टॉपिक से संबंधित है, बायोटेक्नोलॉजी से संबंधित है। अक्सर आजकल एग्जाम के अंदर इस विषय से क्वेश्चन खूब पूछे जा रहे हैं क्योंकि ये हमारे दैनिक जीवन से संबंधित है। पराजिनी फसल जो है, पराजिनी फसल यानी कि फसल तो आप सब जानते हैं किसे कहते हैं फसल। खेत में एक ही प्रकार के पौधे जब एक साथ बोए जाते हैं तो वो फसल कहलाती है, एक ही प्रकार के पौधे होते हैं। और देखो पराजिनी, परागमन होता है पराया यानी कि दूसरा, ठीक है, जीनी मतलब जीन। मान लीजिए अपने पास ये कोई एक पौधा है, ठीक है, रफली डायग्राम बना रहा हूं मैं, एक पौधा है और इस पौधे के अंदर अपन ने कोई दूसरा जो पौधा था उसके अंदर कोई अच्छे गुणों वाला जीन अपन ने वहां से पृथक कर लिया, यानी कि जीन लक्षणों का नियंत्रण करते हैं। तो हमने ऐसा जीन ले लिया जो इस पौधे के अंदर अच्छे लक्षणों को प्रकट करता है, जैसे फलों का आकार हो सकता है ना, फलों का स्वाद हो सकता है। तो ये सारे लक्षण, इसमें कोई भी एक लक्षण जो अपन ये चाहते हैं कि वो लक्षण इस पौधे में आ जाए, ठीक है, तो उस जीन को अपन ने यहाँ से पृथक कर लिया। जो जीन हम पृथक करते हैं, जिसको उस जीन को मान लीजिए टुकड़ा, ये डीएनए का टुकड़ा ये जीन है और इसको इस पौधे में ट्रांसफर करना है, तो यहाँ ये जीन जो पृथक किया गया इसको वांछित जीन कहेंगे, डिजायर जीन कहा जाता है। वांछित, वांछित का मतलब जो अपनी इच्छा के अनुसार है, ठीक है। तो यहाँ से अपने इस जीन को इस पौधे में ट्रांसफर करने जा रहे हैं। तो जब ये ट्रांसफर करने के 2 मेथड है, या तो डायरेक्ट इसको ट्रांसफर कर देंगे, उसके कई विधियां हैं, या अप्रत्यक्ष रूप से, इनडायरेक्ट रूप से करेंगे, उसके लिए वाहक चाहिएगा, वाहक के माध्यम से भी अपन ट्रांसफर कर सकते हैं, ठीक है। अपन का मतलब ये है कि यानी कि इस पौधे के अंदर हमें दूसरा जो पौधा है उसका जीन ट्रांसफर करना है, तो ये जो पौधा है ये कहलाएगा पराजिनी पादप, ट्रांसजेनिक प्लांट, ठीक है। उसी प्रकार से जंतु में भी किया जाता है, वो कहलाते हैं ट्रांसजेनिक एनिमल, ठीक है। और जब इस पौधे के अंदर दूसरे पौधे का जीन पहुंच गया है तो ये कहलाएगा जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। ये फुल फॉर्म कई बार एग्जाम से पूछी गई है, जेनेटिकली मॉडिफाइड यानी कि इसको मॉडिफाई कर दिया, ठीक है ना। ऑर्गेनिज्म का मतलब जीव होता है, जेनेटिकली यानी कि इसका जीन चेंज हो गया क्योंकि इसमें किसी दूसरे पौधे का जीन भी मौजूद है, इस पौधे के अंदर जो डिजायर जीन अपन लेके आए थे वो जीन भी इसमें मौजूद है, तो ये जेनेटिकली मॉडिफाइड है, इसके जीन चेंज हो चुके हैं, बाहर से दूसरा जीन अपन ने इसमें प्रवेश करवा दिया। तो ये तो बात हुई ट्रांसजेनिक प्लांट क्या होता है, ट्रांसजेनिक फसल क्या होती है। उसमें एक इंपॉर्टेंट आता है सवर्ण चावल, जिसको हम गोल्डन राइस भी कहते हैं। सवर्ण यानी कि गोल्डन, सोने जैसा, राइस यानी चावल। गोल्डन राइस जो है ये एक चावल की ट्रांसजेनिक फसल तैयार की गई है। और इसके अंदर कौन सा वांछनीय लक्षण यानी कि कौन सा लक्षण के लिए तैयार की गई है, क्यों तैयार की गई है। हम सभी जानते हैं कि चावल एक अनाज है और अनाज में मुख्य रूप से होता है कार्बोहाइड्रेट, चाहे वो गेहूं हो, चावल हो, मक्का हो, बाजरा हो, सब में कार्बोहाइड्रेट होता है। परंतु
हम ये चाहते हैं कि हमें चावल के साथ में विटामिन ए की भी पूर्ति हो जाए। ठीक है, वैसे तो विटामिन ए मोस्टली ज़्यादातर अपने गाजर के अंदर होता है ना, और भी फल फूल सब्जियों के अंदर खूब पाया जाता है। लेकिन यहाँ बात कर रहे हैं कि चावल के अंदर हमने एक जीन का ट्रांसफर कर दिया जो कि विटामिन ए बनाता है। तो ये विटामिन ए का संश्लेषण करता है। जो गोल्डन राइस है ये क्या बनाते हैं, कार्बोहाइड्रेट तो है ही है, उसके अलावा ये विटामिन ए का भी सिंथेसिस करते हैं। क्यों करेंगे वो देखिए, इसकी प्रोसेस को समझते हैं अपन। नीचे एक पादप है डेफोडिल पादप, उस डेफोडिल पादप का PSY जीन, यानी कि ये जीन क्या काम करता है, बीटा कैरोटीन का उत्पादन करता है। कैरोटीन नाम पड़ा जो कैरेट, कैरेट मानी गाजर है ना, तो गाजर के अंदर भी बीटा कैरोटीन होता है, विटामिन ए बनाता है। बीटा कैरोटीन आगे विटामिन ए बनाएगा ना, बीटा कैरोटीन से क्या बन जाएगा, विटामिन ए बन जाएगा। तो ये जीन जो है PSY जीन, ये क्या करता है, विटामिन आगे जाकर के विटामिन ए बनाएगा बीटा कैरोटीन से। तो इस जीन का ट्रांसफर कर दिया किसके अंदर, चावल के पौधों में। ठीक है, अब ये जीन तो अपना काम करेगा। इस जीन का काम क्या है, बीटा कैरोटीन बनाना, और बीटा कैरोटीन से विटामिन ए बन जाएगा। तो चावल के पौधे के अंदर PSY जीन का स्थानांतरण करके चावल की उन्नत जो किस्म है वो तैयार की गई है, जिसका नाम है गोल्डन राइस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फिजिक्स के टॉपिक से संबंधित है, विद्युत और विद्युत धारा वाले चैप्टर से। 10 ओम, ये सिंबल जो ये ओम का है, ओम नामक एक वैज्ञानिक हुए हैं जिन्होंने प्रतिरोध के बारे में बताया था। ये प्रतिरोध का ही SI मात्रक है ओम। 10 ओम, 8 ओम और 7 ओम, 3 प्रतिरोध श्रेणी क्रम में। देखिए क्रम ध्यान रखना है, 2 ही क्रम है, समांतर क्रम और श्रेणी क्रम। प्रतिरोध का मतलब होता है रुकावट। धारा का जो प्रवाह होता है उसके अंदर रुकावट आ जाए या बाधा आ जाए उसे अपन प्रतिरोध कहेंगे। ठीक है, यानी कि चालकता का विलोम होता है प्रतिरोध। ठीक है, चालकता मतलब धारा बहती है किसी भी तार के अंदर, वायर के अंदर, जिसे अपन विद्युत परिपथ कहते हैं। तो जब उसमें रुकावट आती है तो उसको प्रतिरोध कहेंगे। ठीक है, अब ये देखो क्रम 2 प्रकार का है, श्रेणी क्रम और समांतर क्रम। यहाँ केवल श्रेणी क्रम की बात पूछी जा रही है। तो इस प्रश्न को देखो किस प्रकार से करेंगे। मान लीजिए मैं यहाँ बना रहा हूँ एक विद्युत परिपथ बना रहा हूँ कि ये एक 10 ओम वाला प्रतिरोध मैंने यहाँ ले लिया मान लीजिए। ठीक है, और दूसरा इसी के आगे मैंने जोड़ दिया एक और, ये दूसरा 8 ओम वाला जोड़ दिया, और इसी के आगे मैंने एक और ये 7 ओम वाला जोड़ दिया। अब नीचे क्या आप वो दिखा सकते हो कि ये बैटरी है ना, जो भी अपने ये कुंजी है इसके अंदर। ठीक है, एमीटर वोल्ट मीटर सारे जोड़ सकते हो, ये माइनस का ये प्लस का। ठीक, ये इलेक्ट्रॉन जो है माइनस से प्लस की ओर बहेंगे है ना, इलेक्ट्रॉन इधर से जाते हैं, और धारा इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के विपरीत बहती है, धारा इधर बहेगी। तो यहाँ पर ये देखिए 10 ओम है ना, ये 7 ओम, 8 ओम और ये 7 ओम, जब ये तीनों एक दूसरे के आगे पीछे जुड़े हैं इस प्रकार से तो इसे श्रेणी क्रम कहते हैं। और श्रेणी क्रम के लिए तुल्य प्रतिरोध यानी कि कुल प्रतिरोध, कुल बोल दीजिए तुल्य प्रतिरोध, सीधा जोड़ होता है, यानी कि R बराबर, ठीक है ना, R1 प्लस R2 प्लस R3। तो यहाँ R1 है 10, 10 और 8 18, 18 और 7 25, क्या है 25 ओम। तो इसका आंसर हो जाएगा 25 ओम। ऑप्शन सारे 25 ही है, लेकिन ये पास्कल है, ये न्यूटन है, ये जूल है ना, ये अन्य मात्रक है, लेकिन हमको ओम ही लेना है क्योंकि यहाँ ओम की बात हो रही है, प्रतिरोध की बात हो रही है। अगर यही तीनों प्रतिरोध समांतर क्रम में होते, समांतर क्रम का मतलब जैसे एक प्रतिरोध ऐसे है, ये 10 ओम वाला, ये दूसरा 8 ओम वाला है ना, और ये मैंने बना दिया मान लीजिए तीसरा 7 ओम वाला, और यहाँ इसको एक प्रकार से अपन ने परिपथ से जोड़ दिया है कुंजी वगैरह बना करके ऐसे। तो ये 10 ओम, ये 8 ओम, ये 7 ओम, इनका सबका तुल्य प्रतिरोध होता है 1/R बराबर, ये समांतर क्रम में है, यानी कि 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो ना 1/10 प्लस 1/8 प्लस 1/7 इसका एलसीएम लेकर के हम करते तो वो समांतर क्रम में किया जाता। तो एग्जाम के अंदर ये श्रेणी क्रम का भी आ सकता है और समांतर क्रम का भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन प्रकाश से संबंधित है, प्रकाश की अपवर्तन की घटना से संबंधित है। जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करता है, तो देखिए हमेशा थोड़ा सा ये विरल माध्यम और ये सघन माध्यम, पहले थोड़ा सा अपन इसको समझते हैं। देखिए जैसे मान लीजिए अपन बात करें वायु की, वायु एक माध्यम है ना, और पानी भी माध्यम है ना,
और कांच भी माध्यम है। ठीक है, अब मान लीजिए ये तुलनात्मक होता है, ये ऐसा नहीं है कि पानी हमेशा जो है वो सघन माध्यम ही होगा। जैसे मान लीजिए हम दो की तुलना करेंगे, वायु जो है उसमें कण दूर दूर होते हैं तो ये विरल माध्यम है, और पानी के कण पास पास है तो ये सघन माध्यम है। इन दोनों की तुलना की जा रही है, वायु की और पानी की। तो वायु और पानी की जब तुलना की जाती है तो पानी कैसा हो गया, सघन माध्यम, और वायु विरल माध्यम। जिसके कण दूर दूर होते हैं वो विरल माध्यम, जिसके कण पास पास होंगे वो सघन माध्यम। अब अगर पानी की और कांच की तुलना करें अपन, तो पानी की तुलना में कांच के जो कण है वो बिल्कुल पास पास है, कांच बिल्कुल ठोस होता है और पानी अपन को पता है कि तरल अवस्था में होता है, तो इसके कण दूर दूर है और कांच के कण पास पास हैं। तो यहां पानी विरल माध्यम हो जाएगा और कांच सघन माध्यम हो जाएगा। ये ठीक वैसे ही है, जैसे मान लीजिए राम जो है ये मोहन से बड़ा है, यानी कि राम बड़ा है, मोहन छोटा है, लेकिन मोहन जो है वो श्याम से बड़ा है, यानी कि ये श्याम मान लीजिए। तो आपको दिखाई दे रहा होगा, मैंने इसी प्रकार से इसका आकार जो बनाया है कि यहां मोहन जो है, अगर राम की और मोहन की तुलना करें तब तो मोहन छोटा है, लेकिन मोहन की और श्याम की तुलना करें तो मोहन बड़ा है। तो ये तुलनात्मक है। ठीक वैसे ही यहाँ पर ये माध्यम जो होते हैं तुलनात्मक होते हैं। अब देखिए, अगर मैं एक चीज और ले लूं यहाँ पर, निर्वात। निर्वात यानी कि बिल्कुल भी हवा नहीं है, निर्वात है, तो निर्वात यहाँ पर विरल माध्यम है और वायु यहाँ पर सघन माध्यम हो जाएगा। और यही सीक्वेंस से घटते बढ़ते हुए क्रम में सघनता की, निर्वात विरल है, उससे सघन वायु है, उससे सघन पानी है और उससे सघन कांच है। ठीक है, तो कई बार यहां से भी क्वेश्चन आ जाता है, आपको ध्यान रखना है कौन सा माध्यम सघन है और कौन सा माध्यम विरल है। अब देखिए, ये प्रश्न जो पूछ रहा है ये प्रकाश के अपवर्तन के बारे में पूछ रहा है, और प्रकाश के अपवर्तन की परिभाषा आपने छोटी क्लासों में खूब पढ़ी है कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो वो अपने पथ से, पथ यानी कि रास्ते से विचलित हो जाता है, विचलित यानी कि मुड़ जाता है। ठीक है, हमें पता है कि प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है, लेकिन जब उसके बीच में माध्यम चेंज हो जाएगा तो वह अपने पथ से विचलित हो जाता है, यही प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। अब विचलित दो तरीके से होता है। ठीक है, उसको समझने के लिए हम एक डायग्राम को देखेंगे। तो चलिए अपन देखते हैं एक चित्र को। यहाँ आपको एक डायग्राम दिखाई दे रहा है, देखिएगा। ये कोई कांच की स्लेब है, आयताकार कांच की स्लेब, और यहां से अपन प्रकाश डाल रहे हैं, कोई भी टोस्ट का प्रकाश हो सकता है। इस प्रकाश की किरण को हमने दिखा दिया आपतित किरण कहलाएगी। और हमने यहाँ पर ये जो कांच के स्लेब का ये जो भाग है यहाँ पर एक अभिलंब डाल दिया, लंब डाल दिया, इसको अभिलंब कहेंगे। तो ये अभिलंब और ये आपतित किरण के मध्य जो कोण बनेगा ये आपतन कोण कहलाएगा। यहाँ हमें पता है कि वायु है तो वायु कैसा माध्यम है, विरल माध्यम, और ये कांच है तो कांच कैसा माध्यम है, सघन माध्यम। अब देखिए, जो प्रकाश की किरणें यानी कि विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो ये जाने तो चाहिए थी सीधी, ऐसे डॉट डॉट दिखा रखा है, लेकिन ये सीधी न जा करके इधर ऐसे अंदर की तरफ आ गई, यानी कि अभिलंब की ओर मुड़ जाती है, अभिलंब की ओर मुड़ गई। ठीक है ना, यानी कि किरण सीधी जानी चाहिए थी, लेकिन यहां तक मुड़ करके यहां से मुड़नी शुरू हो गई, यहीं से मुड़ गई और ये अभिलंब की ओर यहां मुड़ जाती है, ये अभिलंब रहा। ठीक है, तो ये हमेशा ऐसा ही होता है, जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगी प्रकाश की किरणें तो ये अभिलंब की ओर मुड़ेगी। दूसरा, यहाँ कांच सघन माध्यम है और वायु विरल माध्यम है, तो वापस जब ये किरणें कांच से वायु में आएगी तो ये प्रकाश की किरण यहाँ पर ये आपतित किरण कहलाएगी। अब यानी कि इन दोनों की तुलना कर रहे थे तो ये आपतित थी और ये अपवर्तित किरण, परंतु यहाँ पर अब ये किरण यहाँ पर ये आपतित किरण की भांति काम करेगी और ये किरण अपवर्तन की भांति काम करेगी। ठीक है, ये किरण बाहर निकल रही है अब कांच की स्लेब से, तो यहाँ पर ये सघन माध्यम से जब विरल माध्यम में जाती है तो जानी तो चाहिए सीधी ऐसे, लेकिन ये अभिलंब से दूर हट गई। ठीक है ना, यानी कि ये किरण सीधी जानी चाहिए थी ऐसे, इस प्रकार से ये किरण जो आ रही है ये सीधी जानी चाहिए थी ऐसे, लेकिन ये अभिलंब से दूर हट जाती है। कब? जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है। अब देखिए इसका कारण क्या है, मुड़ने का कारण क्या है, यहाँ इधर पर अभिलंब की ओर मुड़ी, अभिलंब से दूर हटी, इसका कारण है प्रकाश के वेग में परिवर्तन। जब हम प्रकाश की किरण को विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करवाते हैं तो उसका वेग कम हो जाता है, उसकी स्पीड कम हो जाती है, और जब वेग कम हो जाता है तो वह अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। और जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी तो उसका वेग बढ़ जाता है, और वेग बढ़ने से प्रकाश की किरण अभिलंब से दूर हट जाती है। ठीक है,
तो यहाँ आप देखिए अपन क्वेश्चन पे आते हैं दोबारा। क्वेश्चन क्या था, हमारे सारे कंसेप्ट क्लियर हो चुके हैं। अब हम क्वेश्चन देखेंगे। जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करता है, पहली वाली कंडीशन जो कांच के स्लेब में समझा था, कौन सी, ये वाली, ये विरल माध्यम में हवा और ये सघन माध्यम में कांच, ये अभिलंब डाल दिया, तो इसका वेग क्या हो जाएगा, वेग कम होने से क्या होगा, ये अभिलंब की ओर झुक जाएगी, यानी कि यहाँ आ जाएगी। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, गति कम होती है, गति कम होने के कारण, ठीक है, वेग कम हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, ऊर्जा से संबंधित है। 1 किलोवाट आवर, आवर मानी घंटा, किलोवाट घंटा बोल दीजिए या किलोवाट आवर। हम जानते हैं कि वाट जो है वो छोटा मात्रक है और किलोवाट इसका बड़ा मात्रक है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो 1 किलोवाट में 1000 वाट होते हैं, तो ये पूछ रहा है कि 1 किलोवाट जो है वो कितने जूल के बराबर होता है। तो इसको हल करते हैं। देखिए, ये रटने वाला क्वेश्चन नहीं है, समझिएगा। हमें पता है कि 1 किलोवाट में 1000 वाट होते हैं। ठीक है, और आवर, आवर मैंने बोला घंटा, और समय का जो ऐसा ही मात्रक है वो सेकंड होता है। तो हम जानते हैं कि 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं और 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। इस प्रकार से इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 को 6 से मल्टीप्लाई किया तो 36। ठीक है, अब जीरो काउंट कर लो, 3 जीरो ये है, 2 जीरो ये रही, 5 जीरो आगे लगा दिया अपन ने। तो 5 जीरो को अपन कैसे लिख सकते हैं, यानी कि मैं ऐसे लिख सकता हूँ 36 गुणा 10 की घात 5। ठीक है ना, ये जूल में बदल गया। अब यहाँ ऑप्शन देखिएगा, ये ऑप्शन नहीं है इसमें। इसमें ऑप्शन क्या है, सही आंसर इसका 3.6। अब मान लीजिए हम अगर यहाँ इसको यानी कि 10 से डिवाइड कर दूं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3.6 हो जाएगा, लेकिन यहाँ ये 10 की घात यहाँ 6 हो जाएगा। ठीक है, ये पॉइंट को मैंने यहाँ पॉइंट दशमलव लगाने के कारण यहाँ 10 की घात 6 हो जाता है। क्लियर, तो इस प्रकार से इसका सही आंसर ये हो जाता है। तो इस प्रकार से हमें ऐसे क्वेश्चनों को निकाल करके हल करना है। अब केमिस्ट्री के क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं केमिस्ट्री के क्वेश्चनों में किस गैस का उपयोग चिप्स को ऑक्सीकृत होने से रोकने के लिए किया जाता है। मार्केट में जो चिप्स और कुरकुरे के जो पैकेट आते हैं उनमें आपको पता है वो जो पैकेट या पाउच हैं उनमें हवा भरी होती है, गैस भरी होती है। और ऐसा क्यों किया जाता है, कौन सी गैस भरी जाती है। देखिए, ये जो तेलीय पदार्थ हैं, क्योंकि चिप्स और कुरकुरे इनको तला जाता है तेल के अंदर, और तेल में तले हुए जो पदार्थ हैं वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में ऑक्सीकृत हो जाएंगे। ठीक है, और जब ये ऑक्सीकृत हो जाते हैं तो ये जो चिप्स है या कुरकुरे हैं या कोई भी तेलीय तला हुआ पदार्थ है वो ऑक्सीजन के संपर्क में आने पर ऑक्सीकृत होने से उसमें एक गंध आनी शुरू हो जाएगी, स्मेल आनी शुरू हो जाएगी, यानी कि बदबू आनी शुरू हो जाएगी। और इस गंध के कारण ही इसको कहते हैं विकृत गंधिता। क्या नाम दिया गया है, विकृत। विकृत मानी यानी होता है खराब, है ना, विकृत मानी टेढ़ा मेढ़ा होना, बिगड़ना। विकृत गंधिता, गंधिता का मतलब क्या होता है, गंध। उसकी गंध जो है ये खराब हो जाता है, बदल जाती है। इसीलिए चिप्स के पैकेट लंबे समय तक खराब नहीं हो तो उसके अंदर से जो ऑक्सीजन गैस है उस ऑक्सीजन गैस को तो निकाल दिया जाता है और उसकी जगह नाइट्रोजन गैस उसके अंदर भर दी जाती है, क्योंकि नाइट्रोजन जो गैस है वो क्या करेगी, इसका ऑक्सीकरण नहीं होने देगी, चिप्स का ऑक्सीकरण होने से रोकती है। यहाँ देखिए कुछ अन्य एग्जाम्पल जो इसमें ऑप्शन दिए गए हैं उसको थोड़ा सा अपन समझते हैं। हाइड्रोजन गैस जो कि सबसे हल्की गैस है, और इस हाइड्रोजन गैस को आवारा गैस भी कहा जाता है, क्योंकि ये ब्रह्मांड के अंदर सबसे ज्यादा पाई जाती है। सूर्य और तारों में, सूर्य भी एक तारा ही है, सूर्य और तारों के अंदर ये ब्रह्मांड में खूब पाई जाती है, सबसे ज्यादा यही पाई जाती है ब्रह्मांड की बात की जाए तो। ठीक है, और जो हाइड्रोजन गैस है ये सबसे हल्की होती है, परंतु ये ज्वलनशील गैस है, यानी कि ये खुद आग पकड़ लेती है और फट फट की ध्वनि के साथ जलती है। इसीलिए हल्की तो होती है, परंतु इसके स्थान पर हीलियम गैस का प्रयोग किया जाता है हल्की हल्केपन के लिए, जैसे गुब्बारों में या फिर एरोप्लेन के जो टायर है उनके अंदर। ठीक है, हीलियम गैस का प्रयोग करते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन तो ज्वलनशील है, हल्की तो है ही है, परंतु ज्वलनशील होने के कारण दुर्घटना होने की संभावना रहती है। तो उससे बचने के लिए हीलियम गैस का प्रयोग किया जाता है। हीलियम गैस भी हल्की होती है। दूसरी बात है नाइट्रोजन की बात अपने की। नाइट्रोजन गैस का अपने चिप्स के अंदर, पैकेट के अंदर डालते हैं। उसके अलावा
बल्ब वगैरह के अंदर भी नाइट्रोजन गैस का प्रयोग कर सकते हैं। मोस्टली बल्ब के अंदर ऑर्गन गैस का प्रयोग करते हैं जो कि एक निष्क्रिय गैस है। और क्लोरीन गैस का प्रयोग जल को रोगाणु रहित करने में, जल में जो बैक्टीरिया है उनको मारने के लिए क्लोरीन गैस प्रवाहित करते हैं, तो क्लोरीन गैस का उपयोग किया जाता है। और आप जानते हैं ऑक्सीजन गैस जो है ये जलाने में सहायक है, हमारी प्राणवायु है, श्वसन वायु है। और वायुमंडल के अंदर हमारे जो वायुमंडल में 21% पाई जाती है। ठीक है, वायुमंडल में सबसे ज्यादा नाइट्रोजन गैस होती है 78%, और सेकंड नंबर पे जो है ऑक्सीजन ही है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वायुमंडल के अंदर ये होती है 0.03%। ठीक है, चलिए फिर आगे चलते हैं। हथेली पर रखने में से निम्न में से कौन सी धातु पिघल जाएगी? देखिए धातु वाले पॉइंट से है। धातुएं सामान्यतः कठोर या ठोस अवस्था में होती हैं, जैसे लोहा है, एल्यूमिनियम है ना, सोना है, चांदी है, कॉपर है। लेकिन जो मरकरी है, पारा है ना, Hg जिसका फार्मूला है, सूत्र जो प्रतीक चिन्ह वो Hg है, मरकरी बोल दीजिए या पारा बोल दीजिए। ठीक है, ये द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु है, एकमात्र धातु ऐसी है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है। उसके अलावा सोडियम जो धातु है, देखिए यहाँ पर सोडियम ऑप्शन दिख रहा है आपको, इसमें भी है, इसमें भी सोडियम ऑप्शन है, ये रहा सोडियम ऑप्शन। सोडियम जो धातु है ये नरम होती है, इसको चाकू से काटा जा सकता है। ठीक है, और ये इसको केरोसिन तेल में डुबो के रखा जाता है, क्योंकि ये वायुमंडल में ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके आग पकड़ लेती है और जलना शुरू हो जाती है। जो जादूगर होते हैं जो पानी के अंदर आग लगाने का आपको करतब दिखाते हैं, उनके पास सोडियम ही होता है, केरोसिन तेल से निकाल करके वो तुरंत पानी में डाल देते हैं और वो पानी के अंदर जलना शुरू हो जाता है। तो पानी के अंदर आग लगाने का खेल भी एक साइंटिफिक लॉजिक है। यहाँ जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि हथेली पर रखते पे ही, देखिए सामान्यतः रूम टेम्परेचर के ऊपर गैलियम और सीजियम जो है ठोस अवस्था में होती हैं। गैलियम है और ये सीजियम, ये दो धातु हैं। ये रूम टेम्परेचर के ऊपर, रूम टेम्परेचर माना गया लगभग 25 डिग्री सेल्सियस को रूम टेम्परेचर कहा जाता है। रूम टेम्परेचर के ऊपर यानी कि 25 डिग्री तापमान के ऊपर ये ठोस अवस्था में होती हैं। परंतु हथेली पे रखेंगे, हथेली का मतलब हमारी जो हथेली है, तो मनुष्य का तापमान लगभग 37 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, तो 37 डिग्री सेल्सियस यानी तापमान बढ़ गया, 25 से कितना हो गया 37। तो ये इस तापमान के ऊपर ये पिघलनी शुरू हो जाएंगी, यानी कि ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में बदलनी शुरू हो जाएंगी। कौन? गैलियम और सीजियम। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है, कॉपर सल्फेट के विलयन में जिंक मिलाने पर क्या बनता है? यह रासायनिक अभिक्रियाओं में से क्वेश्चन है और ये प्रतिस्थापन अभिक्रिया है, डिस्प्लेसमेंट जो रिएक्शन है वहां से क्वेश्चन है। तो देखिए समझते हैं, कॉपर सल्फेट CuSO4 होता है, और CuSO4 जो है कॉपर सल्फेट को, इसको नीला थोथा भी कहते हैं। ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है, नीला थोथा का सूत्र क्या है? तो CuSO4 कॉपर सल्फेट को नीला थोथा भी कहते हैं। के विलयन में जिंक मिलाने पर, क्या मिला दिया अपन ने? जिंक या जस्ता बोल दीजिए, एक ही बात है, जिसका प्रतीक चिन्ह Zn है। तो क्या बन जाएगा इसमें? ये हो जाएगा जिंक, ठीक है ना, SO4 इसके साथ जुड़ जाएगा, SO4, और ये कॉपर अलग हो जाएगा। इसे बोलते हैं प्रतिस्थापन अभिक्रिया। क्या किया इस जिंक ने? इस कॉपर को तो यहां से हटा दिया और खुद यहां बैठ गया। ठीक है, SO4 के साथ जुड़ा होता पहले, तो यहाँ SO4 जो है इसके साथ क्या जुड़ गया? अब देखिएगा यहाँ पर SO4 ये रहा और ये रहा जिंक। ठीक है, और कॉपर यहां से अलग हो गया, ये कॉपर रहा। तो यहाँ ऐसा क्यों हुआ? इस जिंक ने इस कॉपर को क्यों हटाया? इसको समझने के लिए ठीक आप वैसे समझिए, जैसे बस के अंदर मान लीजिए दो बच्चे सीट के ऊपर बैठे हैं, है ना, दो बच्चे पास पास सीट पे बैठे हैं, और एक कोई बदमाश बच्चा आता है, दूसरा कोई बड़ा बच्चा बदमाश, ये इसको कहता है कि तू यहाँ से खड़ा हो, या तो मैं बैठूंगा, मेरी सीट है। तो ये यदि ताकतवर है, शक्तिशाली है, तो ये क्या कर देगा? इस कमजोर दुर्बल बच्चे को यहाँ से हटा देगा, ये बेचारा यहाँ से उठ जाएगा और इसकी जगह ये बैठ जाएगा। ठीक है, कब बैठेगा? लेकिन जब ये ताकतवर होगा, शक्तिशाली होगा, तो ये डर जाएगा इससे, तभी यहां से उठ जाएगा, ये इसकी जगह बैठ गया। तो सेम वैसा ही ऐसा यहाँ पर इन रिएक्शन में हो रहा है। कैसे हो रहा है? यहाँ पर जो जिंक है ये अधिक क्रियाशील है, क्रियाशील से समझ लीजिए, मान लीजिए अधिक ताकतवर है। किससे? ये दो बच्चे पास पास बैठे हैं, मान लीजिए Cu और SO4, और ये जिंक यहाँ से आता है, ये कहता है कि चल उठ, यहाँ से खड़ा हो जा, यहाँ तो मैं बैठूंगा, मेरी सीट है। तो ये कॉपर बेचारा यहाँ से अलग हो जाएगा, अलग जाकर के बैठ गया, और ये SO4 के पास में ये जिंक आकर के बैठ जाता है। ठीक है, बिल्कुल सिंपल एग्जांपल से अपन को उसको समझा।
अब आप कहोगे हमें कैसे याद पता चलेगा कि कौन सा ताकतवर है कौन सा कमजोर है, तो इसके लिए आपको एक सक्रियता श्रेणी है उसको ध्यान में रखना होगा कि कौन सा तो ताकतवर होता है यानी कि अधिक क्रियाशील होता है और कौन सा कम क्रियाशील है। तो आपको यहाँ एक टेबल दिखाई दे रही है, इसको सक्रियता श्रेणी कहते हैं। तो आप देख पा रहे हैं एक्टिविटी सीरीज, ये घटते हुए क्रम में मोस्ट रिएक्टिव यानी कि अधिक क्रियाशील है, लीस्ट रिएक्टिव यानी कि कम क्रियाशील है, ये घटते हुए क्रम में दिखाया गया है। सबसे ज्यादा सक्रिय पोटेशियम है, फिर सोडियम है, कैल्शियम। अपन यहाँ जो अपना जो एग्जाम्पल था, क्वेश्चन था, वो था CuSO4 का। तो Cu देखो ये नीचे है और दूसरा था इसमें Zn जिंक ऊपर है। तो ये जिंक अधिक क्रियाशील है और कॉपर कम क्रियाशील है, ये फिक्स है। ये जो सक्रियता श्रेणी है एक्टिविटी सीरीज, ये ऐसे ही रहेगी। सबसे कम क्रियाशील जो है ओरम होता है, Au यानी कि गोल्ड सोना, ठीक है ना। इस टेबल के अनुसार सबसे अधिक क्रियाशील जो है वो पोटेशियम है। तो हमें यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि जिंक है ये अधिक क्रियाशील है, इसीलिए इसने क्या कर दिया, वहां कॉपर को रिप्लेस कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया, वहां से हटा दिया, उसके स्थान से उसको प्रतिस्थापित कर दिया। तो वो प्रतिस्थापन विक्रिया भी कहलाएगी, या फिर उसे अपन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी कहते हैं। तो यहाँ इस प्रकार से हमने इस वीडियो में जो इम्पोर्टेंट 10 क्वेश्चन है उनको समझा। धन्यवाद।